वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल और सभी बच्चों को राधे राधे। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, चुस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम बात करते हैं रक्त और परिसंचरण, यानी रक्त परिसंचरण की हम बात करेंगे। रक्त से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो सभी कंपटीशन एग्जाम, चाहे नीट हो, जेट हो, आईसीआर हो, बीएचयू हो, इसके अलावा जैसे एसएससी कंपटीशन एग्जाम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, रक्त टॉपिक यानी रुधिर से संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे ब्लड ग्रुप से यानी संबंधित हो, ठीक है, चाहे रक्त के थक्के से संबंधित हो, ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम आज चर्चा करेंगे और 40 क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? आप जानते हो हमारे जब कोई चोट लगती है, ठीक है, जब हमारे कोई चोट लगती है तो रक्त का थक्का जम जाता है। तो कई बार हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि 3 प्रकार की कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु। तो इसमें देखो उनके नाम दूसरे दे रखे हैं, जैसे आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं और बिम्बाणु या प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, और हम बोलते हैं प्लेटें गिर गई। ये मुख्य रूप से क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट के लिए दे रखा है। तो रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण होती है, तो 4 ऑप्शन है, थ्रोम्बोसाइट, न्यूट्रोफिल, ल्यूकोसाइट और इरिथ्रोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट जो होती है बिम्बाणु, ठीक है, ये रक्त का थक्का जमाने में करती है। तो पहले का आंसर पहला ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और थ्रोम्बोसाइट आप जानते हो, थ्रोम्बोसाइट में थोड़ी जानकारी दे दूं मैं आपको। थ्रोम्बोसाइट जो कोशिकाएं होती है, इन्हें हम बिम्बाणु, प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु कहते हैं। इनका जीवन काल 10 दिन का होता है और ये क्या है, एक प्रकार से केंद्रकहीन होती है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में भी केंद्रक नहीं होता, परिपक्व आरबीसी में। ठीक है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित करती है एंजाइम, यानी एक प्रकार से प्रोटीन ही होते हैं जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। महत्वपूर्ण कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं और इनकी संख्या आप जानते हो, उनकी 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक प्रति घन mm इनकी संख्या होती है डियर स्टूडेंट। तो हम कहते हैं कि 50,000 आ गई है, 1 लाख से कम आ गई है, तो इनकी होती है 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक। तो इससे कम आती है तो मतलब क्या है कि प्लेटें गिरना मेन कारण होता है, ये रक्त स्कंदन से संबंधित होती है, तो थक्के जमने में दिक्कत आ जाएगी। ये इसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? सीरम रक्त से भिन्न होता है क्योंकि इसमें कमी होती है। सीरम क्या है, पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं। सीरम के आपको बताऊं तो रक्त स्कंदन जो होता है उसमें रक्त स्कंदन कारक काम आते हैं। तो बिना रक्त कारक या स्कंदन कारक रहित प्लाज्मा को हम सीरम कहते हैं। तो आंसर क्या आएगा? एंटीबॉडीज, थक्के जमने वाले कारक, एल्ब्यूमिन या ग्लोबुलिन। तो आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट, थक्के जमने वाले कारक रहित, इसकी कमी होती है। तो दूसरे का आंसर आ जाएगा दूसरा, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन है, यह प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के थक्के जमने के लिए जिम्मेदार होता है। यह प्लाज्मा, कौन सा प्लाज्मा मतलब प्रोटीन है जो थक्के जमने के लिए जिम्मेदार होता है? तो आपको बता दो, प्लाज्मा के अंदर 3 प्रकार के महत्वपूर्ण प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन रक्त के थक्के जमने से संबंधित होता है। ग्लोबुलिन जो होता है वो प्रतिरक्षा से संबंधित होता है। आपने पढ़ेगी आईजी आपने पढ़ा होगा, एक बार बता दें आपको, जैसे आप प्रतिरक्षा के बारे में आईजी पढ़ते हो तो यानी इम्यूनोग्लोबिन, तो ये जी जो आप पढ़ते हो ना, ये जी शो करता है ग्लोबुलिन को, प्रोटीन को। और एल्ब्यूमिन होता है रक्त प्राशन दाब को बनाए रखने का काम करता है रक्त के अंदर। तो तीनों प्रोटीन इंपोर्टेंट है। एनसीईआरटी की लाइन है ये, साफ हमारा टारगेट है कि एनसीईआरटी को कवर करना। एनसीईआरटी जेट, आईसीआर, नीट और आरएस, आईएएस सभी एग्जामों के लिए बेस्ट होती है, इसलिए हम एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को कवर करके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों? इसका आंसर आ जाएगा ए, ठीक है, फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चौथा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, चौथा क्वेश्चन क्या है? रक्त प्लाज्मा के ग्लोबुलिन जिम्मेदार होता है। अभी बताया था ग्लोबुलिन जो होते हैं ये प्रतिरक्षा से संबंधित होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? चौथे का पहला आ जाएगा डियर स्टूडेंट, चौथे का पहला आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैसे लग रही है आपको ये वीडियो?
देखो जितने भी हमने वीडियो बना रहे हैं उनकी हम डिस्क्रिप्शन भी साथ में दे रहे हैं, मतलब कौन इसका रीजन क्या है वो भी हम साथ के साथ बता रहे हैं। ठीक है, अगर अच्छे लगते हैं आपको तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 5वां क्वेश्चन है, WBC जो हिपेरिन और हिस्टामिन जारी करती है। WBC की ऐसी कौन सी कोशिका है जो हिपेरिन स्रावित करती है? आप जानते हो एक कोशिका थी जो 3 पदार्थ स्रावित करती थी, एनसीईआरटी लाइन है और इसमें लिख रखा है एक तो सेरोटोनिन था, एक हिस्टामिन था, एक हिपेरिन था। हिपेरिन आप जानते हो, हम आपसे क्वेश्चन ये है कि हमारा जो रक्त है कोशिकाओं में यानी रक्त केशिकाओं में, वाहिकाओं में, ब्लड वेसल्स में, धमनी शिरा में जमता क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? तो एक पदार्थ होता है जिसकी वजह से वो जमता नहीं है, उसे हम बोलते हैं प्रतिस्कंदक पदार्थ, एंटीकोंगुलेंट। ठीक है, और उसका नाम है हिपेरिन। अब कौन स्रावित करता है? ठीक है, तो बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल। इयोसिन एलर्जी संबंधित है, मोनोसाइट भक्षाणु प्रकृति, न्यूट्रोफिल भक्षाणु, बेसोफिल भक्षाणु। ठीक है, तो आप जानते हैं एक लसीकाणु भक्षाणु प्रकृति नहीं है, बाकी सभी है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा एनसीईआरटी की लाइन, पहला एनसीईआरटी की लाइन इंपॉर्टेंट। वैसे एनसीईआरटी की लाइन क्या करेगी, देखो सही तो सही होता है, तो ए आंसर आ जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ये रक्त से संबंधित जो क्वेश्चन है ना, ये हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। आप ऐसे मसला हम नीट के स्टूडेंट ही है, जेड के स्टूडेंट है, आईसीआर के हैं, ये कंपटीशन एग्जाम के सभी एग्जामों में आते हैं। फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की रक्त के बारे में हर जगह है टॉपिक। ठीक है, हर कंपटीशन एग्जाम में साइंस आती है, तो साइंस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितना ज़्यादा हो इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। तो WBC जो सबसे सक्रिय फेगोसाइटिक कोशिकाएँ हैं, तो लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, इयोसिनो आता है ना, और इयोसिनोफिल और लिम्फोसाइट। तो आप जानते हो जो दो है ना, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये सबसे पहले आकर कहाँ, रक्त के अंग जहाँ भी कोई सूक्ष्म जीव यानी विषाणु जीवाणु जो भी अटैक करता है, ये आकर सबसे पहले लड़ती है उनसे, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। ठीक है, और न्यूट्रोफिल शरीर में सबसे ज़्यादा होती है कुल WBC कितना। ठीक है, लगभग 60 से 65%। तो इसका आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है, सी आ जाएगा इसका आंसर, सी, छठे का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? हम कई बार परिभाषाओं में पढ़ते हैं, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। हमारी शरीर की हड्डियां, आपको बता दें, हमारे शरीर की हड्डियां, हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले लिगामेंट, हड्डी को मांसपेशी जोड़ने वाले कंडरा, और हमारे उपास्थियाँ, ये सब के सब, और रक्त, ये सभी के सब क्या है, एक संयोजी उत्तक है। यानी रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। तो आंसर 7वें का क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? मानव रक्त के लाल रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? लाल रंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है बच्चों? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, WBC, हीमोसाइनिन। इसका आप जानते हो कि लाल रंग हमारा क्यों होता है, हमारा मतलब खून का रे, है ना। तो आप जानते हो RBC के अंदर पाया जाता है क्या? हीमोग्लोबिन। तो बी आंसर आ जाएगा। और आपको हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ी सी डिटेल और बताना चाहूँ तो सुन लीजिए। हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं, 4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन करता है। हीम में पाया जाता है हिमेटिक वर्णक, या है ना, हिमेटिक वर्णक, और आयरन पाए जाते हैं फेरस, इसकी वजह से ये, और ग्लोबिन प्रोटीन है तो हिमेटिक वर्णक है। ठीक है, इसकी वजह से होता है, पोएटिक बोल सकते हैं उसे हम। तो यह है हीमोग्लोबिन वर्णक, इसकी वजह से लाल होता है। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में औसत रक्तचाप होता है। रक्तचाप जानते हो, डॉक्टर के पास जाते एक पट्टा सा बांधता है और दबा के उसमें पानी ऊपर नीचे जाता है। वो पानी नहीं है, एक तो वो है पारा, जिसको हम बोलते हैं मरकरी। ठीक है, वो बड़ा होता है। ठीक है, और पारा छड़ना, पारा उतरना, तो एक मुहावरा भी प्रसिद्ध अपने, किसी को गुस्सा आ जाता है बड़ा पारा छड़ गया रे, और किसी को नहीं आता हम कहते पारा उतर गया। ठीक है, तो पारा छड़ना, पारा उतरना मतलब BP बढ़ना, पारा चढ़ना, BP कम होना, पारा उतरना। तो सामान्य रूप से जो हमारा रक्तचाप यानी BP होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो 120 से 80 होता है, यानी सिस्टोल और डायस्टोल। तो कितना आ जाएगा? 80 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, और मापते किससे हैं? किससे मापते हैं रे बच्चों? किससे मापते हैं? स्पाइगमोमैनोमीटर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, दिए गए कार्यों में से कौन सा कार्य रक्त द्वारा किया जाता है? रक्त क्या काम करता है? उत्सर्जन मदद करता है? नहीं रे भाई। पाचन में मदद करता है? नहीं।
तरलता बनाए रखता है, कोई जरूर नहीं है। शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है, ऑक्सीजन ले जाने वाला जो होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ जाती है ऑक्सीजन, यानी HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। और हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर और आरबीसी होती है रक्त के अंदर, ठीक है। तो मेन रक्त का काम क्या होता है, शरीर के सभी हिस्सों में परिवहन करना, किसका रे, ऑक्सीजन का। तो डी आंसर आ जाएगा 10वीं का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप है ना इसकी स्पीड बढ़ा के भी जल्दी जल्दी देख सकते हो। स्पीड बढ़ाना है, ठीक है, यूट्यूब पर नीचे लिखा होता है स्पीड वाला, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाकर भी जल्दी जल्दी देख सकते हो आप, ठीक है। वैसे आराम से देखिए सब क्वेश्चनों को, क्योंकि एक क्वेश्चन जब हम बताते हैं तो उसके साथ 3-4 क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल बताते हैं, तो और क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं। तो आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अभी तो बताए थे कि स्पाइगमोमेनोमीटर का उपयोग करते हैं, जिसे रक्तचाप मापी कहते हैं। सी आंसर आ जाएगा। वो यंत्र होता है ना, उसके पास इलेक्ट्रिक होता है, उसको बांध कर दबा देते हैं, ऑटोमेटिक वो बता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए रक्त समूह में कौन सा सार्वभौमिक दाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर है, सभी को रक्त दे सकता है? तो आप जानते हो जो ओ होता है रक्त समूह वो सभी को दे सकता है, अपना भी ओ ही है, ठीक है, मेरा भी ओ ही है, तो सभी को दे सकते हैं। पर ओ में भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि तुरंत किसको देना है, तो ओ भी नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, यानी RH फैक्टर के आधार पर। तो अगर प्लस है कि माइनस, तो आप बता दूं नेगेटिव सभी को दे सकता है। नेगेटिव प्रतिजन यानी RH प्रतिजन नहीं होता है, ठीक है, जो एक प्रकार ग्लाइकोप्रोटीन है। तो आपको बता दें हम कि ओ ही क्यों दे सकता है, इसके अंदर ऐसा क्या उपस्थित नहीं होता जिसके कारण ये सभी को रक्त दे सकता है और ए भी सभी से ले सकता है? क्या इनके पास एब्सेंट होता है, वो आपको कमेंट में बताना है। मैं तो अभी बता दूंगा, पर आपको कमेंट में बताना है स्टूडेंट, डियर मित्रों, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका आंसर तो आप बता दो क्या आएगा, वो आ जाएगा ना, डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। कमेंट में बताना है आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। रक्त समूह की खोज दिए गए विकल्पों में से किससे हुई है? रक्त समूह की खोज करने वाले कौन थे? लैंड स्टीनर वैज्ञानिक थे, उन्होंने रक्त की खोज की थी। रक्त के मतलब रक्त समूह की खोज। बीजी यानी ब्लड ग्रुप, ना कि भाभी जी, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रे, RH कारक का नाम दिए गए विकल्पों में से किससे लिया गया है? RH का मतलब ही क्या होता है? कार्ल लैंडस्टीनर और विनर वैज्ञानिक ने RH कारक की खोज की थी। RH कारक क्या है तो सुन लीजिए आप। देखो, हमारा रक्त जो होता है ना, यानी 4 प्रकार का होता है, A B O, और उनमें भी A B और O, ठीक है। A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। 4 प्रकार का रक्त समूह होता है। इन पर हम लिखते हैं फिर माइनस प्लस, जैसे माइनस A माइनस A प्लस A माइनस A प्लस, ऐसे लिखते हैं हम। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये RH शो करते हैं। RH प्रकार का प्रतिजन है जो RBC की सतह पर होता है, और आपको पता है प्रतिजन भी RBC की सतह पर होते हैं, ठीक है। तो RBC की सतह पर और प्रतिजन जिसकी रक्त कोशिकाओं में उपस्थित हो ये प्रतिजन, तो उसे पॉजिटिव बोलेंगे। जिसकी रक्त RBC पर ये RH नहीं हो, यानी ये प्रतिजन या प्रोटीन नहीं हो, उसे नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं RH। अब ये क्या है, RH नाम लिया था रिसस से बंदर का नाम था, ठीक है, और बंदर में खोजा गया था कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा और विनर द्वारा, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए एंटीबॉडीज में से कौन सा रक्त प्लाज्मा में बनता है? प्लाज्मा में आप जानते हो अस्थि मज्जाओं में हमारे रक्त का निर्माण होता है, पर ये कह रहा है कि प्लाज्मा में बनता है। मतलब एक जो है ना WBC सेल्स, जो एक प्रकार से एक ग्रेनुलोसाइट है जिसमें एक केंद्र की बोल सकते हैं, तो उनमें है ना वो थाइमोसिन हार्मोन की उपस्थिति में क्या परिपक्वन होता है और रक्त प्लाज्मा के माध्यम से जाती है, तो उसे बोलते हैं हम लसिकाणु, जो प्रतिरक्षा से संबंधित होती है। और ये जो होती है लिम्फोसाइट यानी लसिकाणु, लिम्फोसाइट को लसिकाणु कहते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट को लसिकाणु कहते हैं, आंसर तो डी आ जाएगा, ठीक है। इसी को ही हम बोलते हैं रक्त प्लाज्मा बनती है, और ये बक्साणु प्रकृति की नहीं होती, बाकी सभी बक्साणु प्रकृति की होती है WBC सेल्स की। इसलिए तो WBC सेल को क्या कहते हैं, सैनिक सेल बोलते हैं ना, सोल्जर सेल,
यानी सोल्जर सेल यानी सैनिक कोशिकाएं बोलते हैं, जो संक्रमण से बचाती है। अरे क्वेश्चन ही आ गया ना, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण से बचाव का कार्य करता है, तो आंसर आ जाएगा ना WBC, पहला आंसर आ जाएगा 16वें का पहला। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी श्वेत रक्त कोशिकाएं फेगोसाइटोसिस को बोलते हैं भक्षण प्रकृति की, मतलब सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने वाली जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं उनको लड़ते हैं। जिस प्रकार एक बॉर्डर पर सैनिक देश की रक्षा करते हैं, इसी प्रकार शरीर के अंदर की WBC कोशिकाएं, जिसमें ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट थी। ग्रेनुलोसाइट में हम न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल पढ़ते हैं, और एग्रेनुलोसाइट में हम पढ़ते हैं एक तो मोनोसाइट जिसे महाभक्षक कहते हैं, सबसे बड़ी होती है, और एक पढ़ते हैं हम लसीकाणु। तो इनमें सभी की सब क्या होती है, रक्त कोशिका फेगोसाइट प्रगति होती है, एक को छोड़कर। कौन सी को छोड़कर, लसीकाणु को छोड़कर। तो ये कहेगा कि कौन सी श्वेत रक्त कोशिका फेगोसाइटिस नहीं है, छोटा करो रे, नहीं है, ये पूछा है नहीं है, तो नहीं है का आंसर क्या आएगा, लिम्फोसाइट नहीं है, सी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन, डीएनए मौजूद नहीं है, डीएनए मौजूद नहीं है। देखो केंद्रक मौजूद नहीं है तो डीएनए मौजूद नहीं है, क्योंकि डीएनए से तो क्या बनते हैं, क्रोमेटिन बनते हैं, गुणसूत्र बनते हैं। जब डीएनए ही नहीं है तो परिपक्व आरबीसी में क्या केंद्रक होता है, नहीं होता है, तो क्या इसमें डीएनए होगा, नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो ए आंसर आ जाएगा। चार ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, परिपक्व शुक्राणु के अंदर होता है, बालों की जड़ों में होता है, एक केंद्रित अंडाणु में होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र डीएनए, तो श्योर है कि इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है। AB आपको बता दूं, AB सभी से ले सकता है, पर AB रक्त दान कर सकता है, एक को ही कर सकता है। अब मैंने कमेंट में कहा था कि O सभी से ले सकता है तो क्यों ले सकता है, और O सभी को दे सकता है तो क्यों दे सकता है, कमेंट में करके बताइए इसके पास क्या नहीं होते इनके पास। ठीक है, तो इसका आंसर तो बताइए, इसका आंसर आ जाएगा AB, B। ठीक है, और किसी का B है रक्त समूह तो B पॉजिटिव रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 20वां क्वेश्चन क्या है, आरबीसी की संख्या गिनने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आरबीसी की संख्या गिनने के लिए आप जानते हो माइक्रोस्कोप का तो करते नहीं है, सूक्ष्मदर्शी चाहिए। तो हीमोसाइटोमीटर, हीम आ गया तो मतलब रक्त आ गया, तो आरबीसी आ गई, तो आरबीसी का गणना करेंगे हीमोसाइटोमीटर से, दूरबीन से करेंगे नहीं, अल्टीमीटर से करेंगे नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा बी। तो 20वें का आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 21वां क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। आप देखो फाइब्रिन जो होता है ना, उसको फाइब्रिनोजन जो रक्त स्कंदक प्रोटीन है, एंजाइम है, उसको फाइब्रिन में चेंज करते हैं। तो लास्ट वाली स्टेप में दे रखा है रक्त स्कंदक का टॉपिक में, हमने समझा रखा है, वीडियो पर आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे मैंने वीडियो भी बना रखे हैं इनके, जैसे रक्त स्कंदन कैसे होता है उसके वीडियो बना रखे हैं मैंने, रक्त कणिकाओं का वीडियो बना रखा है। ठीक है, और इसका वीडियो एक और बनाऊंगा मैं, रक्त कणिकाओं के बारे में नया वीडियो बनाऊंगा। अभी हम ओनली क्वेश्चनों को कवर करके चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि टोटल जितने भी कंपटीशन एग्जाम लगते हैं और उनमें से साइंस आती है, उस साइंस को पूरा हम यूट्यूब पर छापने का अपना टारगेट है। तो आप हमारा साथ दीजिए। हर कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन जो साइंस के आते हैं वो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। चैनल का नाम है दिनेश कुमावत। ठीक है, बायोलॉजी धमाका नाम से भी आप सर्च कर सकते हो, वैसे दिनेश कुमावत से नाम से आ जाएगा। ठीक है, कौन सा एंजाइम फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। तो आप जानते हो लास्ट में जो आता है वो थ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन से बनता है, तो थ्रोम्बिन आएगा इसका आंसर। ठीक है, 21वें का नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन नहीं है। आपको जानते हो ग्लोबुलिन है, एल्ब्यूमिन है, केराटिन नहीं है। केराटिन कहाँ से आ गया है, ये गया गाजर वाला आ गया है। तो गाजर में जो रंग होता है वो केराटिन की वजह से होता है, सी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 22वें का नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डीएनए का निरीक्षण करना हो, टेस्ट करना हो, तो रक्त का नमूना लिया जाता है। तो निम्न में से किसकी जाँच की जाती है, किसकी जाँच की जाती है कि बताओ रे, हम डीएनए परीक्षण के लिए रक्त का नमूना लेना चाहते हैं, तो निम्न से किसकी जांच की जाएगी। डीएनए कहाँ होता है रे, जहाँ केंद्र होता है वहाँ डीएनए होता है। तो बताओ क्या इरिथ्रोसाइट में होता है क्या, इरिथ्रोसाइट में केंद्र को होता है, नहीं होता है, तो इसको तो लेंगे नहीं। ल्यूकोसाइट में होता है क्या, ल्यूकोसाइट को बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट को हम बोलते हैं आरबीसी। इरिथ्रोसाइट को हम क्या बोलते हैं,
इसको तो बोलते हैं RBC, ल्यूकोसाइट को बोलते हैं हम WBC, और थ्रोम्बोसाइट को बोलते हैं हम बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स, प्लेटा अपनी भाषा में। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स है, तो आप जानते हो इसमें केंद्रक नहीं होता है, इरिथ्रोसाइट में भी केंद्रक नहीं होता है, ल्यूकोसाइट में केंद्रक होता है, और प्लाज्मा प्रोटीन नहीं। तो ल्यूकोसाइट इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? आंसर आ जाएगा बी, आंसर आ जाएगा बी, आंसर आ जाएगा 23वें का आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीमोग्लोबिन अणु का वह भाग जो अपने ऑक्सीजन के साथ सीधे संपर्क में रहता है। तो आप जानते हो ऑक्सीजन को लेकर कौन जाता है? आरबीसी में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में, तो उसके अंदर होता है लोहा यानी फेरस। ठीक है, फेरस आप जानते हैं, फेरस दो संयोजकता हो तो फेरस, 3 संयोजकता हो तो फेरिक। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, 24वें का डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरबीसी की कब्र किसे कहा जाता है? आप जानते हो कि आरबीसी बनती तो बोन मेरो में है, आपने क्रिस फिल्म देखी है, और उसमें वो काल बोलता है मेरा बोन मेरो किससे मैच हो गया? ऋतिक रोशन से मैच हो गया। ठीक है, बोन मेरो है तो हमारी हड्डियों को जब हम तोड़ते हैं तो अंदर की ओर जब देखेंगे वहाँ पर पाए जाते हैं मज्जा उत्तक यानी बोन मेरो टिश्यूज पाए जाते हैं। बोन मेरो टिश्यूज जो होते हैं वही आरबीसी को उत्पन्न करते हैं, मतलब रक्त को उत्पन्न करते हैं। तो आरबीसी उत्पन्न तो वहाँ होती है, पर नष्ट कहाँ होती है? कब्र का मतलब जहाँ दफन जाती है। तो एक है भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण आरबीसी में नहीं होता है, आपको वो इस मज्जा में नहीं होता है क्योंकि टाइम हड्डियाँ बनती है। तो एक अंग होता है स्प्लीन यानी पलिया, उसके अंदर बनती है। पर बड़े होने के बाद वयस्क में क्या होता है? यही स्प्लीन के अंदर आरबीसी नष्ट होती है, तो इसका कब्र खा जाता है। आरबीसी का बुच्चड़ खाना कहते हैं, आरबीसी का ब्लड बैंक कहते हैं। ठीक है, स्प्लीन को यानी पलिया बोलते हैं, इसे इस इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन, स्प्लीन। तो आंसर आ जाएगा बी। तो 25वें का बी आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और थोड़ा सा हाँ, तो हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट। और संकोडेटा 26वां क्वेश्चन के पक्षी वर्ग में हृदय इसमें होता है। क्वेश्चन 26वां क्या कह रहा है? संकोडेटा के पक्षी वर्ग में हृदय कितना वेश में होता है, कितने चैम्बर होते हैं? आप जानते हो पक्षी है, स्तनधारी है, जिसमें मानव आता है, स्तन ग्रंथियां, उनमें हृदय होता है 4 कक्षीय। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? तो इसका आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट सी, आंसर आ जाएगा 4 वेशमी, 4 कक्ष पाए जाते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं हृदय में। और मछलियां जो होती हैं उसमें 1 आलिंद 1 नीले होता है, उनमें 2 ही कक्ष होते हैं। ठीक है, वो एकल परिसंचरण होता है। और उभयचर जो होते हैं, उभयचर और सरीसर्प, उनमें त्रिकक्षीय होता है, मतलब 2 आलिंद 1 नीले होता है। और जो मगरमच्छ होता है ना सरीसर्प के आने वाला, उसके पास तो बता दे वो तो अपवाद है, अब अपवादों को विशेष याद कर लिया करो। ठीक है, वो मगरमच्छ आता है 4 कक्षीय पाया जाता है सरीसर्प, रेंग कर चलने वालों को सरीसर्प बोलते हैं। ठीक है, 27वां क्वेश्चन। मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं? एंटीजन आप जानते हो कि एक प्रकार के क्या हैं? पॉलीसेकेराइड या प्रोटीन होते हैं, जो बाह्य हो सकते हैं, शरीर के भीतर भी हो सकते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों को भी एक प्रकार से एंटीजन ही कहते हैं, और शरीर के अंदर पाए जाने वाले होते हैं उनमें एंटीजन कहते हैं। अब ये शरीर के भीतर वालों की बात कर रहा है, रक्त में तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। ठीक है, तो एंटीजन 2 प्रकार की। परिभाषा ये होगी कि वे बाह्य आंतरिक प्रोटीन जो क्या करते हैं? प्रतिरक्षियों के बनने को प्रेरित करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंटीजन। आंसर आ जाएगा 2 प्रकार के, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी कंपटीशन एग्जाम में आप देख रहे हैं, कई क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में दिखे जाएंगे। जरूर नहीं है आप साइंस के हो, मतलब साइंस के मतलब नीट हो, जेट हो, है ना, बीएचई हो, आईसीआर हो, है ना, एसएससी हो, रेलवे हो, साइंस तो आती है ना। तो साइंस कवर कीजिए ना इस यूट्यूब चैनल से, आप दुनिया भर की साइंस हम इस पर लाएंगे। ठीक है, दुनिया भर की साइंस लाएंगे इसके ऊपर, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लाएंगे हम। आरबीसी हम डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो आरबीसी होती है 600, डब्ल्यूबीसी 1, क्योंकि 99% क्या होती है? आरबीसी पाई जाती है। ठीक है, यानी 99% आरबीसी होती है। तो आंसर आ जाएगा ए, 28वें का ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली, यानी शरीर से यानी अंगों से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिका को क्या कहते हैं? शिराएं बोलते हैं ना उन्हें, वेन बोलते हैं इंग्लिश में। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, क्योंकि धमनियां तो क्या होती है? धमनियां तो रक्त से अंगों की ओर लेके जाती है,
और सिराएं अंगों से हृदय की ओर लेके जाती है। क्यों लेके जाती है? क्योंकि वी ऑक्सीजनित हो गया है, मतलब उसमें ऑक्सीजन कम, CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो CO2 को बाहर निकालना है तो हृदय तक लेके जाएगी, फिर फेफड़ों से बाहर निकलेगी ना तो सिरा आ जाएगा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो फिर, बाकी तो हम वीडियो बना रखा है हृदय का पूरा, आप वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। तो रक्त की परिसंचरण खोज की थी, रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले थे विलियम हार्वे, लैंगरहैंस, वाल्टेर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा पहला, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, डिस्कवर्ड बाई विलियम हार्वे। ठीक है, 31वां क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, दिखा देते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक ले जाती है, सही बात है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्ण होता है, सही बात है। लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक का अभाव होता है, सही बात है। क्या सभी सही है? सभी सही है। डी आंसर लगा दो रे, लॉक कर दो क्वेश्चन को। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, 31वें का आ जाएगा डी। और आगे हम चलते हैं, आगे क्वेश्चन कौन सा है? 32वां कह रहा है स्तनधारी परिपक्व आरबीसी में क्या है? बाइकॉन्केव नॉन न्यूक्लियेट, मतलब बाइकॉन्केव उभय अवतल इसकी संरचना होती है, नॉन न्यूक्लियेट में इसमें केंद्रक नहीं होता है। दूसरा है बाइकॉन्केव यानी उभय अवतल होती है, न्यूक्लियेट केंद्रक होता है। सी ओवल न्यूक्लियेट यानी अंडाकार होती है, केंद्रक होता है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हो कि आरबीसी होती है दोनों ओर से दसी हुई यानी बाइकॉन्केव, और उसमें केंद्रक नहीं होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सी श्वेत रक्त कोशिकाएं संक्रमण का प्रतिरोध करती है और एलर्जी में शामिल होती है? तो आपको बता दूं, इसे एलर्जी, इसे वैसे एलर्जी ऐसे स्टार्ट होती है, मैं बता दूं, पर यहां हम देखो ट्रिक बता रहे हैं। वैसे एलर्जी तो ऐसे स्टार्ट होती है, ठीक है। और इसे इओसिनोफिल होती है, इसे एलर्जी। तो ये ई है ना, बक्साणु प्रगति होती है, एलर्जी में होती है। डी आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी। तो 33वें का आंसर डी, ठीक है रे, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 34वां क्वेश्चन हम देखते हैं। रक्त कोलाइडल ऑस्मेटिक यानी प्राशन दाब किस प्लाज्मा में प्रोटीन बनाए रखता है? मतलब कौन सा प्रोटीन जो प्लाज्मा में पाया जाता है, रक्त प्राशन को नियमित करता है, बनाए रखता है दाब को? तो ग्लोबुलिन जो होता है प्रत्यक्ष संबंधित है, एल्ब्यूमिन रक्त प्राशन से संबंधित है, फाइब्रिनोजन रक्त थक्के से संबंधित है, और थ्रोम्बिन ये भी थक्के से संबंधित है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा एल्ब्यूमिन, बी आंसर आ जाएगा इसका, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्राणियों में से किसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है? आपको बता दें, खुला का मतलब क्या होता है, बंद का मतलब क्या होता है? ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन। देसी भाषा में समझो इसको। अपने जैसे खेत है, खेत के अंदर दो राह है, खेत है, उसमें पानी पिला रहे हैं दो रो के माध्यम से, ठीक है। तो खुले रूप से पानी है, एक एक पौधे के पास जा रहा है पानी खुले रूप में। ऐसे क्या है, कुछ जीवों में क्या होता है, रक्त के अंदर सारे अंग डूबे रहते हैं, उनमें धमनी सिराएं नहीं होती है, यानी ब्लड वेसल नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। तो आप जानते हो मोलस्का संघ के जीवों में और आर्थ्रोपोडा संघ है जिसमें कीट पतंगे आते हैं, उनमें खुला परिसंचरण पाया जाता है। बंद जैसे हमें ले लो, हमारी रक्त धमनियों में सिराओं में जाता है, जैसे ड्रिप सिस्टम मानो ना, खेतों में ड्रिप सिस्टम पाइप लगा रखे हैं जगह, तो पानी उनके अंदर अंदर जाता है। तो ऐसे ही है ना, रक्त मानो पानी को ये अंदर ही अंदर क्या है जाता है। तो धमनी सिराओं में अगर रक्त बहता है तो उसे बंद परिसंचरण बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अंगों के संपर्क में नहीं होता है। तो ऐसे हैं, देखो मानव, बंदर, केंचुए, ये सब क्या है, बंद परिसंचरण वाले हैं। टिड्डा एक आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है, ठीक है। टिड्डे के बारे में हम जानते हो, ग्रास हॉपर के बारे में, ठीक है। सिस्टोसर का ग्रिगेरिया या हीरोग्लाइपस बेनियन बोलते हैं हम इसे, ठीक है। और इसका आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। टिड्डे के लिए अलग से हम भी वीडियो बना रखे हैं, सबसे पहला वीडियो था, उसमें आवाज़ साफ नहीं आ रही है। देखो 36वां क्वेश्चन, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस निम्न अयोग्यता के कारण होता है। तो आपको बता दें इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस है क्या, इसे बोलते हैं हम गर्भ रक्ताणु कोरकता। आप जानते हो प्रेगनेंसी टाइम में आप जानते हो सेम रक्त चढ़ाते हैं, और जो कौन किसको दे सकता है कौन किससे ले सकता है, इसको हम वीडियो बना रख सकते हैं। उल्टा सुल्टा रक्त चढ़ाने से यानी बेमेल रक्त देने से क्या होता है या लेने से
कि रक्त क्लोटिंग यानी ब्लड क्लोटिंग हो जाती है और हीमोलिसिस हो जाता है, मतलब आरबीसी नष्ट हो जाती है, तो थक के जमने की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, इसका एक अलग से वीडियो आप देख सकते हैं वीडियो। तो आपको बता दूं ये प्रेगनेंसी से संबंधित है। मान लो पीछे पहला बच्चा लग जाता है तो उस टाइम क्या, तो माता RH नेगेटिव और बच्चा RH पॉजिटिव हो तो मिलने की संभावना रहती है। तो बच्चे के पहले प्रसव के दौरान क्या RHD या IgG का टीका लगा देते हैं, ठीक है, आप जानते हैं इंट्रावेनस। उससे क्या है, वो आरबीसी अगर मिल भी जाती है तो उसको गोड़ने का काम करता है। तो ये होता है ये, ठीक है। और मान लो कि ये प्रोसेस नहीं करते हैं तो कई बार मिल जाता है तो बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अगर मान लो जन्म भी हो जाता है तो कमज़ोर होते हैं ऐसे बच्चे। तो उसमें क्या होता है, इसमें एक असामान्यता अयोग्यता है। इरिथ्रो का मतलब आरबीसी से लिया गया है, ब्लास्टोसिस अवस्था, ठीक है, भ्रूणीय अवस्था से ले रखे। तो इसमें क्या होता है, RH माता नेगेटिव होती है और बच्चा पॉजिटिव होता है, इसी को हम बोलते हैं। RH के बारे में हम बता चुके हैं। आंसर इसमें क्या आ जाएगा, तो देखो इसमें माता RH नेगेटिव बच्चा RH पॉजिटिव, दूसरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 36वें का बी। बाकी अलग से हम पूरा वीडियो अलग से बनाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। 37वां क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन शुरू होते हैं, हमारा हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। हार्ट बीट की बात करें तो 1 मिनट में 72 बार होती है, 0.8 सेकंड में 1 बार होती है। और वहां पर पाए जाते हैं हमारे 4 कक्ष, 2 आलिंद 2 नीले। तो हमारे जो दायां हिस्सा है, दाएं आलिंद जो होता है ना, हृदय का दाएं आलिंद, वहां पर पाए जाते हैं पेस मेकर की जगह SAN, साइनो ऑरिकल नोड, ठीक है, या एंटिकल नोड। वहां से स्पंदन शुरू होते हैं। ऐसा ही नोड पाया जाता है दाएं नीले के अंदर भी, ठीक है। पर शुरू कहाँ से होता है इसने ये पूछ रहा है, तो दाएं आलिंद में पाया जाता है SAN नोड, जिसे हम पेस मेकर कह सकते हैं एक प्रकार से। वहां से हृदय धड़कना स्टार्ट करता है 1 मिनट में 72 बार, यानी 0.8 सेकंड में 1 बार। और 1 बार में जब धड़कता है तो पंप करता है ना रक्त, तो लगभग 70 ml रक्त को पंप करता है, 70 ml रक्त को। और टोटल मतलब 72 बार में माने तो लगभग आप जानते हो कि हृदय बीट कितनी होती है, 1 मिनट में 72 बार, और एक बार में 70, तो दोनों को गुणा कर लो, क्या आंसर आ जाएगा, 5 लीटर सुपर आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाएं आलिंद में शुरू होता है, ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट का परिपक्वन कौन से हार्मोन की उपस्थिति में होता है। तो अभी बताए थे कि थाइमोसिन, तो थाइमस यहाँ पर ग्रंथि होती है ना, उसी थाइमोसिन हार्मोन की उपस्थिति में क्या होता है, परिपक्वन होता है लिम्फोसाइट, यानी लसीकाणुओं का, जो पक्षाणु प्रकृति की नहीं होती है, प्रतिरक्षा से संबंधित होती है। आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो आरबीसी की संख्या आपको बता दूं प्रति घन mm है, तो उसकी होती है 50 से 55 लाख, मतलब 1 मिलियन 10 लाख, तो देख लो 5 से 5.5 मिलियन प्रति mm, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। 39वीं का बी, लास्ट क्वेश्चन, हृदय से संबंधित नहीं है, हृदय से कौन सी संरचना नहीं है, सर्टोली सेल। भाई सर्टोली सेल यहाँ कहाँ आ गई, सर्टोली सेल यहाँ नर में पाई जाने वाली सर्टोली सेल जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, ये हृदय में काम होती है, तो ये आ जाएगा आंसर। हिस्के बंडल, पुरकिंज तंतु, SNA नोड, ये पाए जाते हैं। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर पहला आ जाएगा। तो इस शब्दों का ध्यान दिया करो, आप नहीं है होता है ऐसे। ये नॉर्मली क्वेश्चन है अभी तो कंपटीशन के लिए और जेट ICR के लिए, नीट के लिए विशेष प्रकार से ये क्वेश्चन तो है। इसके अलावा और भी हम वीडियो बनाएंगे जो डीपली होंगे, ठीक है। इसके आंसर की हमने नीचे दे रखी है, पूरी आंसर की आप मैच कर सकते हो, एक एक क्वेश्चन को मिला सकते हो आप, ठीक है। तो कैसे लगे वीडियो अच्छे लगे तो आप जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ और फैला दीजिए इसे, ठीक है।